तो हमने टॉपिक डिस्कस किया था लाइन के हवाले से। हाँ छपाई कह सकते हैं, मसला नहीं है, स्कूल लाइफ नहीं है ना। लाइन शॉर्ट की चल रही थी, लाइन की एल, लाइन की शॉर्ट की थी एल, और लाइन हम क्या कह रहे थे, डेफिनेशन इसकी अगर इस पर आ रहे थे तो डेफिनेशन चल रही थी 2 पॉइंट्स ज्वाइन विद ईच अदर, 2 पॉइंट्स ज्वाइन विद ईच अदर एट स्पेसिफिक डिस्टेंस। किसी मखसूस फासले के ऊपर 2 पॉइंट आके अटैच कर लेते हैं तो वो चीज़ क्या बन जाती है, लाइन। और इस लाइन के अंदर हमने थोड़ा सा मोड्स वगैरह को भी डिस्कस किया था और मेथड्स को भी डिस्कस किया था कि लाइन के मेथड्स वगैरह क्या है लकीर के हवाले से, और थोड़ा सा इंटरफेस भी पढ़ा था हमने कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट है ये कहलाता है यूसीएस आइकन। ये क्या कहलाता है, यूसीएस आइकन, यानी कि यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। ये बेसिकली मूव कर रहा होता है, ये क्या कर रहा होता है, आपके पार्ट के साथ साथ मूव कर रहा होता है। मैं चाहता हूँ ये ऑब्जेक्ट मेरे ऑब्जेक्ट के साथ मूव ना करे, ये चीज़ क्या होता है, लॉक लग जाए, इस ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर दूँ, लॉक लग जाए। तो इसका नाम जो था वो होता था यूसीएस आइकन, नाम चल रहा था इसका यूसीएस आइकन, यानी कि यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन। अब इस ऑब्जेक्ट को लॉक करने के लिए आप यूसीएस आइकॉन लिख के इंटर करेंगे, जैसे यूसीएस आइकॉन लिखा है आप इसको लिख के इंटर करेंगे, और नेक्स्ट लाइन पे आप एन लिख के इंटर कर देंगे, एन लिख के इंटर कर देंगे। एन किस चीज़ के लिए होगा वो अभी आप इधर टाइप करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूसीएस आइकॉन, और ऑटोकैड में लाजमी नहीं है मैं कमांड लाइन पे आके क्लिक करूँगा तो वहीं पे वो टाइप हो रहा होगा, ऐसा नहीं है। मैं कहीं पे भी लिखूँगा टेक्स्ट ऑटोमेटिक कमांड लाइन पे ही लिख रहा होगा। यूसीएस आइकॉन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकॉन, आपने ये लिख के इंटर किया है। जैसे ही मैं इंटर करूँगा ऑप्शंस खुल जाएंगे। ये जो हमने लिखा है ना एन इंटर, एन क्यों दबा रहे हैं, ये ऑप्शन में लिखा हुआ है। जो चीज़ कैपिटल होती है आप वो टाइप करते हो। हम एन लिख रहे हैं, कैपिटल एन किस चीज़ पे लिखा हुआ है, इस जगह लिखा है नो ऑरिजिन। ऑरिजिन होता है आपका स्टार्टिंग पॉइंट, बेस पॉइंट, जहाँ से आप काम कर रहे होते हैं। मैं कह रहा हूँ नो ऑरिजिन, अपने मरकज़ के साथ नहीं रहे, अपने ऑरिजिन के साथ नहीं रहे। अभी जिस जगह पे मौजूद है वहाँ पे नहीं रहे, वो एक लॉक हो जाए। मैं जहाँ पे भी इसको स्मॉल करना चाहूँ, जूम करना चाहूँ, ये अपने ऑब्जेक्ट के साथ साथ मूव ना हो, तो आप कर देते हैं एन इंटर नो ऑरिजिन, या तो एन इंटर करते हैं या इस पर नो ऑरिजिन पे क्लिक करते हैं, बात एक ही है। मैंने एन लिख के इंटर किया, नो ऑरिजिन, अब वो अपने ऑरिजिन से हट गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे ये लॉक लग गया। अब मैं इसको कितना भी स्मॉल कर दूँ ना, इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो रहा। अच्छा, हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी लास्ट क्लास में, हाँ, कि ऑटोकैड का जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये कि इसमें वर्क स्पेस जो है ना, काम करने की जगह, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप इसमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री का मैप बनाओ, कोई मसला नहीं का। मैनुअल वालों को ये बड़ा मसला आता था, वो पहले स्केल बनाते थे कि भाई आया, ऐसा नहीं कि पेज का रेंज ख़त्म हो जाएगी, स्केल बनाते थे फिर काम शुरू करते थे। इसमें क्या हो गया, व्यू रेंज का कोई मसला नहीं है। हाँ, जब आपको प्रिंट निकालना होगा ना तब ये स्केल फैक्टर पूछेगा कि किस पेपर पे किस स्केल पे प्रिंट निकालना है। ड्राइंग बनाते हुए कोई मसला नहीं आएगा। तो वर्क स्पेस का कोई मसला नहीं है। अब मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, व्हील को अप एंड डाउन करने से जूम इन जूम आउट का काम होता है, इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी एक रेंज है यूसीएस की। क्योंकि वजह ये है कि इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर है, कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहे हैं। और इसकी मैंने एक एग्जांपल भी दी थी कि जब आप यहाँ से जाते हैं, हाईवे क्रॉस करते हैं तो टूल प्लाजा आ जाता है। टूल प्लाजा आने का मतलब ये नहीं कि हाईवे ख़त्म हो गया। टूल प्लाजा एक टैक्स है, आप टैक्स पे करो, आप वहाँ से गुजर जाओ, तो रोड तो चल रही है, हाईवे तो चल रहा है। ऐसी मामला इसका भी है, ये कोऑर्डिनेट्स पे काम कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट की लिमिट ख़त्म हो गई है। इसके पास ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर सकते, काम कर सकते हैं, आगे और शहर हैं, आपको उस टैक्स पे करके वहाँ से गुजरना है। तो वहाँ पे हमारे पास एक कमांड यूज़ हो रही थी, रीजनरेट कर देना, रिफ़्रेश कर देना, कंप्यूटर को रिफ़्रेश कर देना। RE इसकी शॉर्ट की थी, RE फॉर रिफ़्रेश या रीजनरेट। जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका ऑब्जेक्ट इससे ज़्यादा स्मॉल नहीं हो रहा होता तो हम इसको रीजनरेट करके रिफ़्रेश करके इसके व्यू रेंज को लार्ज कर लेते हैं। जैसे एक कंट्री से दूसरे कंट्री जा रहे हैं, आपको वीज़े की रिक्वायरमेंट है, एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं, टूल प्लाजा आएगा, उसके मसले आएंगे। इसी तरह एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट पे जा रहे हैं आप, ड्राइंग के अंदर कोऑर्डिनेट्स चल रहे होते हैं, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में जा रहे हैं, तो उस चीज़ के लिए हमें रीजनरेट करना पड़ता है। RE लिख के आप इंटर करें,
रीजनरेशन मोड। अब मैं अगर इस्तेमाल करूँगा इससे ज़्यादा इस्तेमाल हो गया, यानी कि अब इसको समझ लो आप हैदराबाद तक की इजाज़त मिल गई। आपने अगेन रीजनरेट कर दिया, फिर इसको और दूर की इजाज़त मिल गई, फिर रीजनरेट कर दिया और तो जितना आपके पास ड्राइंग हो ना, आप उसके हिसाब से इसको रीजनरेट कर करके अपने व्यू रेंज को इतना लार्ज कर सकते हैं। और व्हील पे डबल क्लिक करने से क्या होता है, फिट टू स्क्रीन, आपका ऑब्जेक्ट स्क्रीन के सामने आ जाता है। जो भी ऑब्जेक्ट है वो स्क्रीन के सामने आ जाएगा। मैंने कहा अब इसके अलावा एक चीज़ हमने और डिस्कस की थी, वो डिस्कस की थी लाइन के मेथड्स, कि लाइन मुझे लगानी है। एक सवाल भी मैंने पूछा था कि आप लोगों का पेपर कॉपी है और एक लाइन लगानी है तो क्या क्या सवाल जहन में आ रहे हैं। तो दो चीज़ें आई थी कि डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये मामला एक आया था। ये वाले मेथड को हमने नाम दिया था मेथड्स ऑफ लाइन। इसमें इस मेथड को हमने नाम दिया था डायरेक्ट मेथड, याद है, डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड जो होता है वो बेस कर रहा था, इट्स बेस्ड ऑन टू, या इट्स बेस्ड ऑन लिख दें, सिर्फ वैल्यू नहीं लिखें आप, क्या क्या चीज़ों पे बेस कर रहा था, डायरेक्शन और डिस्टेंस। डायरेक्शन और डिस्टेंस, ये दो चीज़ों पे ये डिपेंड कर रहा था। यानी कि अगर मुझे कोई शख्स डायरेक्शन और डिस्टेंस दे देता है तो मैं ईज़िली लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ, किसी भी किस्म की हो मैं लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। यहाँ पे हमने एक दो ड्राइंग के ऊपर भी काम किया था, और जो लाइन है उसकी शॉर्ट की चल रही थी एल। आप डायरेक्ट एल लिख के इंटर भी कर सकते हैं, लाइन की कमांड में आ सकते हैं। कमांड लाइन को लाजमी रीड कीजिएगा, क्योंकि कमांड लाइन आपसे कम्युनिकेशन कर रही होती है, बातचीत कर रही होती है। आप जो भी चीज़ पुट करोगे वो आगे से हिंट देगा करना क्या है। आपने एल लिख के इंटर किया, कमांड में दाखिल हो गए, इसने फ़ौरन से सजेशन दे दिया आपको कि लाइन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। कहीं पे भी आप पहला पॉइंट बता दो कहाँ से काम स्टार्ट करना है, आपने कहीं पे भी क्लिक कर दिया, कोई इशू नहीं है। फिर पूछ रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट, मैंने नेक्स्ट पॉइंट दे दिया, फिर नेक्स्ट पॉइंट, तो ये काम करते रहेगा, नेक्स्ट पॉइंट का पूछते रहेगा, काम करते रहेगा। लेकिन आपके मतलब का काम इस पर अभी नहीं हो रहा। आपको कोई पर्टिकुलर शेप दिल जाती है, उस पर काम करना है। मैं कमांड से भरा है स्केप से, इस पार्ट को आपने सेलेक्ट किया, विंडो बना के फर्स्ट क्लिक, माउस से लेके आए सेकंड क्लिक, जैसे आम सॉफ्टवेयर के अंदर आप सिलेक्शन कर रहे होते हैं, और डिलीट का बटन दबा दिया तो वो चीज़ क्या हो गई, डिलीट हो गई। हम बात कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर शेप के ऊपर। मिसाल के तौर पे एक ड्राइंग खोल लेता हूँ। अच्छा, आप लोगों के पास में डायरेक्ट मेथड के ऊपर, तो हमारे पास डायरेक्ट मेथड बेस कर रहा था दो चीज़ों पे, डायरेक्शन के ऊपर और डिस्टेंस के ऊपर। आपने कहा मिसाल के तौर पे मेरे पास इधर एक ड्राइंग है, यहाँ पे एक ड्राइंग खोल लेता हूँ मैं। इस ड्राइंग के अंदर हमने एक आध ड्राइंग के ऊपर काम किया था। जैसे मिसाल के तौर पे ये पार्ट बना हुआ है, मैंने कहा इस पार्ट में मुझे काम करना है, इस पार्ट में आ रहा हूँ तो ये शेप एक बनी हुई है, लार्ज कर लें, ये एक शेप बनी हुई है। यहाँ पे जो लाइन है ना वो स्ट्रेट है, या तो वर्टिकल कंडीशन में आ रही है या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में आ रही है, डायगोनल में नहीं चल रही, किसी एंगल के ऊपर काम नहीं हो रहा, स्ट्रेट फॉर्म में काम हो रहा है। मुझे इस शेप को ड्रॉ करना है। यहीं पे आ गए हम ऑटोकैड के अंदर, क्योंकि मेथड हमारा ऑटोकैड के हवाले से चल रहा है, और ऑटोकैड के अंदर लाइन की मदद से ये शेप बनेगी। लाइन की शॉर्ट की जाती है एल, एल इंटर फॉर लाइन। या फिर यहाँ से आप आ जाएं, ड्रॉ बार में सबसे पहला ऑप्शन है लाइन, आप यहाँ से लाइन ले लें। लाइन पूछता है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कोई भी पहला पॉइंट बताए कहाँ से वर्किंग स्टार्ट करनी है। आपने कहा ये मेरा पहला पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट देने के बाद इसने फ़ौरन सवाल चेंज कर दिया, स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। अब मैं जो डायरेक्शन दे रहा हूँ ना, इसको सिंथ बता रहा हूँ कि क्या करना है, वो मैं दूंगा माउस की मदद से। डायरेक्शन में दूंगा माउस की मदद से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है डायरेक्शन, ये आएगा डायरेक्शन बाय माउस। और दूसरी चीज़ जो डिस्टेंस है, वो अगर मैं माउस से दे दूंगा तो वो बन जाएगा फ्री हैंड। जबकि मुझे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दिया है भाई 75 यूनिट, अभी कुछ भी, अभी हमारा यूनिट से कोई लिंक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई यूनिट नहीं लिखा, ना फिट का निशान लगा है, ना इंच का निशान लगा है, ना सीएम लिखा है, ना एमएम लिखा है, कोई यूनिट नहीं लिखा। तो अभी हम इससे आज़ाद हैं, डेसिमल फॉर्म में काम कर रहे हैं। लेकिन जब हमारे पास ड्राइंग के अंदर कोई यूनिट लिखा हुआ आएगा, एक निशान फिट का लगा हो, डबल निशान इंचज़ का लगा हो, या सेंटीमीटर मिलीमीटर कोई आगे वैल्यू लिखे, फिट लिखा हो, तो हम फिर उस पर यूनिट के ऊपर काम करेंगे। अभी कुछ भी नहीं है, आप इसको भूल जाओ। आपने क्या एक लाइन लगानी है, एल फॉर लाइन,
स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट, कोई भी पहला पॉइंट दे दिया आपने, डायरेक्शन दूंगा माउस से डायरेक्शन दे रहा हूँ और डिस्टेंस दूंगा कीबोर्ड से। अभी मैं वैल्यू दूंगा ना तो जो एंगल की डायरेक्शन आई हुई है उसी डायरेक्शन के ऊपर लाइन लग जाएगी। देख रहे हैं, लाइन डार्क हो गई और लाइट हो गई, यानी कि वहाँ तक लाइन लग चुकी है। अब मैं माउस से डायरेक्शन चेंज करूँगा, कीबोर्ड से डिस्टेंस। काम तो हो रहा है लेकिन मेरे मतलब का काम अभी भी नहीं हो रहा। मुझे लाइन चाहिए स्ट्रेट, मुझे लाइन क्या चाहिए? स्ट्रेट। जो स्ट्रेट लाइन थी ना उसके लिए हमने मोड डिस्कस किए थे। यहाँ पे जो ऑप्शन थे ना ये थे मोड्स, और जब आप लोग इंस्टॉल करेंगे तो आप लोगों के पास ये शक्ल आई हुई होगी इस तरह की, सैम्बर्स बने हुए होंगे, नाम लिखे भी नहीं आ रहे होंगे। आप किसी भी मोड के ऊपर राइट क्लिक करना, सेटिंग यहाँ पे आया होगा यूज़ आइकन, इसमें से चेक हटा दें तो यहाँ पे नाम लिखे हुए आ जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले हमने एक मोड यूज़ किया था ऑर्थो मोड, हमने मोड यूज़ किया था ऑर्थो मोड, और इसका पर्पस क्या था? स्ट्रेट काम करने के लिए। F8 इसकी शॉर्ट की थी, यूज्ड फॉर स्ट्रेट पर्पस, यूज्ड फॉर स्ट्रेट पर्पस। ये जो मेथड है ये यूज़ होता है स्ट्रेट काम करने के लिए, सीधा काम करने के लिए, यूज फॉर स्ट्रेट पर्पस। अब इस कैटेगरी के अंदर आने के बाद जब मैं लाइन की कमांड में आ रहा हूँ, ये लाइन मेरा जो है पूरा 360 डिग्री पे काम कर रहा है, मैं चाह रहा हूँ स्ट्रेट हो जाए, तो मैं क्या करूँगा? ऑर्थो मोड यूज़ करूँगा। अब दोनों चीज़ें, या तो मैं इधर ऑर्थो पे आके क्लिक कर दूँ या F8 प्रेस कर दूँ, बात वही है। मैंने F8 प्रेस किया और ये इधर से F8 नहीं दबाना है, फंक्शन की वाला F8 है। F1 से लेके F12 तक जो चल रहे होते हैं ये होते हैं फंक्शन कीज़, इसमें से F8 आप प्रेस करेंगे तो ये क्या हो गया? ऑर्थो ऑन। ऑर्थो ऑन हुआ, लाइन देखें ऑटोमेटिक स्ट्रेट हो गई, वर्टिकल फॉर्म में आ रही है। आप माउस से डायरेक्शन चेंज करें हॉरिजॉन्टल तो ये काम करेगी सिर्फ इसी फॉर्म में, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल, दो चीज़ों में काम करेगी लाइन। आपने क्या स्ट्रेट हो गई है? सिंपल मुझे माउस से डायरेक्शन देनी है, कीबोर्ड से डिस्टेंस देना है 75, इंटर, लाइन लगी हुई आ गई। माउस से डायरेक्शन देनी है, कीबोर्ड से डिस्टेंस, माउस से डायरेक्शन, कीबोर्ड से डिस्टेंस 25। अच्छा यहाँ पे भी देखें एक चीज़ और मैंने बताई थी, एक इदारा हमारे पास ISO, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, या हर चीज़ के ना स्टैंडर्ड्स मुतय्यन करता है। तो उन्होंने बायलॉज के हिसाब से कहा था कि आप ड्राइंग में ऐसी डायमेंशन दो जहाँ से बंदा ईजिली डायमेंशन को कैलकुलेट कर सके। यहाँ पे अब जैसे 25 वाले ये इजाफी दी हुई है, एक्स्ट्रा डायमेंशन है, अगर ये नहीं देते तब भी आपका काम निकल जाता है, क्योंकि आपको पता है वर्टिकल लाइन कितनी चली? 75 की। और वर्टिकल लाइन ब्रेक कितने हिस्सों में हुई है? 3 हिस्सों में, 1 2 3, 3 स्टेजेस हैं। अगर मैं 75 को 3 हिस्सों में डिवाइड करूंगा तो ऑटोमेटिक डिस्टेंस क्या हो रहेगा? 25। तो ये वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर ये यहाँ पे 35 लिख देते या 45 लिख देते, वैल्यू चेंज होती, तब एक चीज़ समझ आ रहा होता रीज़न कि आप टोटल वैल्यू में से उस वैल्यू को माइनस कर दें, फिर जो वैल्यू आई आप उसका मीन निकाल लें, यानी कि उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें तो आपको एक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन जब इक्वली वैल्यू चलिए ना तो डायमेंशन देने की ज़रूरत नहीं है, दे दो कोई मसला नहीं है, पाकिस्तानी चल जाता है। लेकिन रूल्स आपको पता होना चाहिए कि रूल्स के हिसाब से आप नहीं दोगे तब भी वो काम निकल जाएगा। तो आपने कहा ये डिस्टेंस चल रहा है 25, फिर ऊपर 25 तो 25 का डिस्टेंस चल रहा है आपके पास, यहीं पे आ गया मैं। आपने कहा माउस से डायरेक्शन, कीबोर्ड से डिस्टेंस, सिंपल दो चीज़ों पर बेस कर रहा है। सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मेथड भी यही है लाइन का, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस। क्लियर है? कभी कभार ऐसा होता है इंसान है, गलती हो जाती है, आप लाइन लगा रहे थे, आपने कहा 75, यहाँ पे है 75, यहाँ पे गलती से आपका क्या हो गया? 35 हो गया, 25 की वजह क्या हो गया? 35 हो गया। अब मुझे दोबारा 25 चाहिए था, तो आप कमांड में रहते हुए अंडू कर दें, कमांड में रहते हुए अंडू कर दें। अंडू दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो कंट्रोल Z वाला प्रोसीजर जो तमाम सॉफ्टवेयर में ही चल रहा होता है, क्योंकि वो विंडो की प्रोग्रामिंग है, कंट्रोल Z अंडू, आप प्रीवियस पॉइंट पे आ जाएंगे। गलती से क्या हो गया था? 35। एक तो ये तरीका था अंडू वाला। दूसरा तरीका क्या है? आप इसके ऑप्शंस को रीड करें। जिस कमांड में मैं काम कर रहा हूँ उस कमांड में नीचे ऑप्शंस आए हुए हैं, ऑप्शन में भी लिखा हुआ है अंडू, और अंडू के लिए कैपिटल क्या लिखा है? U, कैपिटल क्या लिखा है? U। अब तो लेटेस्ट वर्जन में इन्होंने एडवांटेज कर दिया, उसका कलर भी चेंज कर दिया है, ब्लू लिखा हुआ आ गया ना। ओल्ड वर्जन में वो ब्लैक ही था, तो बंदे को फोकस करना पड़ता था, हाँ भी कैपिटल है, ये स्मॉल लिखा हुआ है,
जो कैपिटल होता था वो टाइप करते थे, अब तो आप आसानी याद रख लो, जो कलर चेंज है बस वो टाइप करना है। कलर चेंज किसका हुआ है? यू का हुआ है अंडू के लिए। आपने यू लिख के एंटर किया, अंडू, दोबारा प्रीवियस पॉइंट पे आ गए, आप जिस जगह पे थे वहीं पे आ गए। आपने सिंपल डायरेक्शन दिए, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डायरेक्शन, डिस्टेंस। एक मसला और आया हुआ है नीचे ऑप्शन के अंदर, किलोस। एक और ऑप्शन आया हुआ है, किलोस क्या कह रहा है? सी। किलोस पे क्या लिखा है? सी। किलोस क्या कहते हैं? जहाँ से लूप स्टार्ट हुआ है तो वहीं पे लूप को क्लोज कर देगा। सी फॉर क्लोज, जहाँ से वर्किंग स्टार्ट हुई थी वहीं पे वर्किंग क्या होगी? क्लोज होगी जाके। हाँ, अगर बीच में ब्रेक हो जाता तब मसला था, उसके लिए हमने एक मोड और पढ़ा था। मिसाल के तौर पे लाइन में आया मैंने कहा फर्स्ट पॉइंट डायरेक्शन डिस्टेंस, डायरेक्शन डिस्टेंस, गलती से क्या हो गया? डबल इंटर हो गया। डबल इंटर होगा ना, आप कमांड से बाहर आ जाएंगे। डबल इंटर होने से आप कमांड से बाहर आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ अगेन कंटिन्यू करूँ लाइन को, जहाँ पे स्टॉप हो वहीं से। ऐसा नहीं है कि मैं दोबारा से बनाना शुरू करूँ। अटेंड कर लो। तो मैं क्या चाह रहा हूँ, जहाँ से मेरा वर्किंग स्टॉप हुई है वहीं से मैं क्या करूँ? उसको स्टार्ट कर दूँ। तो आप लाइन की कमांड में तो आ जाओगे, क्योंकि मुझे लाइन लगानी है। क्या पूछ रहा है? फर्स्ट पॉइंट। आप इसके पास आ रहे हैं फर्स्ट पॉइंट देने के लिए। अब मैं कितना भी जूम कर लूँ ना, एक्यूरेसी नहीं आएगी। व्हील को मैं कितना भी ऊपर कर दूँ, एक्यूरेसी नहीं आएगी। और कंप्यूटर होने का फ़ायदा यही है कि एक्यूरेसी देता है। अगर एक्यूरेसी नहीं दे रहा फिर तो आपका कोई फ़ायदा थोड़ी है इसका। एक्यूरेसी देने के लिए यहाँ पे एक मोड दिया गया है जिसका नाम है ऑसनैप। ये लिखा हुआ है ऑप्शन ऑसनैप, शॉर्ट की इसकी F3 होती है। ऑसनैप यूज़ होता है फॉर कैचिंग द पॉइंट। मैं इधर लिख भी देता हूँ, जिसके पास नहीं लिखा ताकि वो इसमें लिख ले। ऑसनैप यूज्ड फॉर कैचिंग द पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट को कैच करने के लिए यूज़ हो रहा होता है। क्या आप चाहते हैं किसी पॉइंट को कैच करते हैं? ऐसे भी लोग हैं। लाइन में आ गए आप, लाइन की कमांड में ही आप इसे स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। आप जैसे ही इसके पास आ रहे हो ना, पॉइंट कैच नहीं कर रहा है, तो आप इसमें क्या कर देंगे? F3। F3 जैसे ही मैं प्रेस करूँगा और स्नैप मोड ऑन हो गया। जैसे ही और स्नैप मोड ऑन होगा मैं इसके पास आऊँगा, ये पॉइंट टारगेट बना रहा होगा। क्या करना है? मैंने कहा हाँ यही पॉइंट चाहिए, आप क्लिक कर दो, कैच हो गया पॉइंट। ये और स्नैप का काम है। 25। अब देखें, इधर मैंने लाइन ब्रेक की थी, लाइन मेरी क्या हो गई थी? ब्रेक हो गई थी लाइन। अब मैं चाह रहा हूँ अगेन मेरी लाइन क्या हो जाए? कंटिन्यू हुई है ना यहाँ से। अब मैं अगर क्लोज कर रहा हूँ ना, तो ये आपकी भूल है कि ये कंटिन्यू करके ऊपर का लूप क्लोज करेगा। जहाँ से आपने लाइन दोबारा स्टार्ट की है उस पॉइंट पे जाके अपने लूप को क्लोज करेगा। लाइन मेरी स्टार्ट कहाँ से हुई है? इस जगह से। कंटिन्यू मैंने किया यहाँ से, तो यहाँ पे ही लूप क्लोज हो जाएगा। मैं सी इंटर करूँगा ना, यहाँ पे क्लोज हो गया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टाइम काम यहाँ से शुरू किया है। जहाँ से मैं वर्किंग स्टार्ट करूँगा वहीं पे लूप क्लोज हो रहा होगा। अगर कभी गलती से बीच में आप ब्रेक हो गए और दोबारा से वर्किंग शुरू किए तो आप सी इंटर क्लोज नहीं करें, आप यहाँ पे जाके या तो क्लिक करें, वैल्यू पता तो आप वैल्यू टाइप करें, नहीं पता तो आप क्लिक करके आप स्केप से कमांड से बाहर आ जाए। कोई मसला इसमें? यहाँ तक का ऑप्शन था जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था लाइन के हवाले से, जिसमें डायरेक्ट मेथड था, और डायरेक्ट मेथड के साथ साथ दो हमने मोड डिस्कस किए थे, ऑर्थो और स्नैप। ऑर्थो काम कर रहा था स्टेट पर्पस पे, और स्नैप काम कर रहा था पॉइंट को कैच करने के लिए। क्लियर हो गया ये? कभी कभार ऐसा होता है कि स्नैप ऑन भी हो रहा होता है लेकिन पॉइंट कैच नहीं कर रहा होता। स्नैप ऑन हुआ हुआ है लेकिन पॉइंट कैच नहीं कर रहा। वो वजह ही होती है कि स्नैप की सेटिंग हिली हुई है। आप स्नैप पे राइट क्लिक करें, यहाँ पे ऑप्शन आया हुआ सेटिंग। सेटिंग में जिन जिन चीज़ों के ऊपर चेक लगा हुआ है ये उन पॉइंट को कैच कर रहा होगा। आप सब पे भी चेक नहीं लगाइएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ आई हुई है, ये ख़तरनाक ना, नियरेस्ट पॉइंट। मुझे इस पॉइंट को कैच करना है। नियरेस्ट रन होगा ना तो हर नज़दीक के पॉइंट पे ये टारगेट बनाते हुए आ रहा होगा। तो जो मुझे 2 सेकंड में पहुँचना था वो 20 सेकंड में पहुँच रहा हूँगा। तो हर चीज़ भी ओपन नहीं करते, जब जिस चीज़ की नोयत होगी हम उसको उस टाइम ओपन करेंगे। नॉर्मल हम जो ओपन रखते हैं वो एंडिंग पॉइंट, मिड पॉइंट, ये लाइन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। एंडिंग या स्टार्टिंग का मतलब एक ही है, और लाइन का मिड। सेंटर पॉइंट हम ऑन रखते हैं, एक सर्किल है, दायरा है, उसका मीच वो सेंटर पॉइंट है। इसी तरह कोऑर्डिनेट्स है, सर्किल है,
उसके चारों सिमतें जो आई हुई हैं वो कोऑर्डिनेट्स हैं, वो अपन रखते हैं। इंटरसेक्शन कहीं पे भी लाइन टकराते हुए गुजर गई है तो वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम उसको अपन रखते हैं। और टेंजेंट पॉइंट कोई भी सर्किल है उसके ऊपर स्लोप में लाइन कटिंग करते हुए जा रहे हैं तो वो टेंजेंट पॉइंट है। इन चीज़ों को हम ओपन रखते हैं। अच्छा जी, आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मेथड्स के हवाले से बात हो रही थी। आज जो मेथड हम पढ़ेंगे ना उसमें आ जाएंगे, थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर लेते हैं स्लोप के ऊपर। सीधी लाइन का तो चलो बहुत मामला चल रहा होता है, सीधी सीधी ना 90% हमारी सीधी लाइनों पे काम चल रहा होता है। लेकिन कभी कभार ना लाइन आपके पास स्लोप में भी लगी हुई आ जाती है, डायगनल में लाइन आ जाती है, डायगनल में ऐसे स्लोप में लगी हुई। जब ऐसी स्लोप में लाइन आ जाती है तो ऐसी स्लोप की लाइन के लिए मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्या आइडिया जहन में आ रहा है, क्या चीज़ें पता होना चाहिए जिससे आप इस तरह की लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। डिस्टेंस और एंगल, दो चीज़ें आ गई कि भाई इसका एंगल जाविया पता होना चाहिए और इसका फासला पता होना चाहिए कि लाइन का फासला कितना है। अगर मैं आपको बोल देता हूँ 45 डिग्री पे 90 की लाइन लगा दो तो आप इजीली लाइन लगा सकते हो, क्योंकि आपको मैंने क्लोज टॉकिंग कर ली ना, मैंने आपको ऐसी चीज़ दे दी है जिससे आप इजीली उस शेप को क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड है ना ये कहलाता है स्लोप ना, मैथमेटिक के हवाले से बता रहा था। हम जब स्लोप की लाइन लगाते हैं ना इसमें चार चीज़ें चल रही होती हैं। किसी ने पीले स्कूल से पढ़ा होगा, गवर्नमेंट स्कूल से, तो उनकी टर्मिनोलॉजी थोड़ी चेंज होती है, वही बता देता हूँ। कायदा, वितर, उमूद, उन्होंने वो नाम पढ़े होंगे। जिसने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा होगा उन्होंने पढ़ा होगा बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। ये बेस होता है आपका, कायदा वगैरह जो चल रहा था ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ये तीन चीज़ें आपके पास चल रही हैं। अगर मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाता है तो मैं इसकी मदद से हाइपोटेन्यूज निकाल सकता हूँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के। अगर मुझे हाइपोटेन्यूज और टेंजेंट यानी कि एंगल ये मिल जाता है तो इन दो चीज़ की मदद से मैं बेस और परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ। यानी कि स्लोप में मैं दो तरीके से काम कर सकता हूँ, या तो मुझे बेस और परपेंडिकुलर मिल जाए तो मैं हाइपोटेन्यूज ले लूँगा, या मुझे हाइपोटेन्यूज और एंगल मिल जाए तो मैं बेस और परपेंडिकुलर निकाल लूँगा। तो ये कंडीशन के लिए हमारे पास दो मेथड यूज़ हो रहे होते हैं। स्लोप की लाइन में दो तरीके से लगा सकता हूँ, या तो मुझे एंगल और डिस्टेंस मिल जाए, जैसे अभी आप लोगों ने डिस्कस किया कि एंगल और डिस्टेंस, अगर ये दो चीज़ें मिल रही हैं कि भाई कितना डिस्टेंस छोड़ के मुझे एंगल लगाना है तो मैं ईजिली इस लाइन को ड्रॉ कर सकता हूँ। और ये लाइन, ये वाला मेथड मेरा कहलाएगा पोलर मेथड। पोलर कहते हैं एंगल को, पोलर कहते हैं एंगल को। अगर एंगल और डिस्टेंस मिल जाए तो पोलर मेथड। तीसरा मेथड जो हम पढ़ेंगे वो भी स्लोप के लिए, लेकिन उस सूरत में आपको ना एंगल पता होगा ना ये वाला डिस्टेंस पता होगा। मैं आपको बोलूँगा इन दो के अलावा आप कोई चीज़ पूछना चाहो आप पूछ लो, एंगल और डिस्टेंस के अलावा आप जो पूछना चाहो पूछ लो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। लाइन ऐसी लगानी है तो आप क्या पूछोगे, बेस और परपेंडिकुलर, कि मैं इसको एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू दे दूँ। अगर मैं एक्स और वाई वैल्यू दे दूँगा आप ये लाइन लगाओगे ऑटोमेटिक स्लोप में लाइन लग जाएगी, उसी लाइन उसी एंगल पे लग जाएगी। तो दो तरीके से हम इस तरह की लाइन को यूज़ करेंगे। अभी जो हम मेथड पढ़ रहे हैं ना वो मेथड कहलाता है पोलर मेथड। पोलर मेथड, पोलर कहते हैं एंगल, डिग्री, जाविया इसको कहते हैं। और ये भी बेस कर रहा होगा दो चीज़ों पे, डिस्टेंस एंड एंगल, डिस्टेंस और एंगल, ये भी इन दो चीज़ों पे बेस कर रहा है। मैं एक चार्ट बना रहा हूँ इसी अंदाजे से ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ना याद हो सके, क्योंकि हमारे यहाँ जो स्लोप में लाइन चल रही होती है ना वो ज़्यादातर कोई मखसूस वैल्यू होती है उसी को पर ही स्लोप कट रहा होता है। ज़्यादातर जो हमारा स्लोप चल रहा होता है ना, जाविया जो आ रहा होता है किसी मखसूस डिग्री के ऊपर आ रहा होता है, जिसमें जो रेशियो हमारा चल रहा होता है ना वो चल रहा होता है 45 के हवाले से। रेशियो हमारा चल रहा होता है
45 के हवाले से। तो मैं 45 के ही हवाले से एक चार्ट आपके सामने बना रहा था। ये चार्ट आप लोग याद भी कर लेना, ईजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर ये याद होगा तो काम बड़ा आसान हो जाएगा। ये मेरी 0 डिग्री है जो राइट हैंड साइड पे आई हुई है। जो मेरे टॉप पे आती है ये 90 डिग्री हो जाती है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे जा रही है वो 180 डिग्री हो जाएगा। और अगर मैं अपने बॉटम की साइड पे आता हूँ, पाँव की डायरेक्शन की साइड पे आया रहेगा 270 डिग्री। और ये 360, 0 और 360 इक्वल होते हैं। इन दोनों के बीच में जो डिग्री आ रही है वो 45 की है। इन दोनों के बीच में जो डिग्री आ रही है वो 135 की है। यहाँ पे मैं आ रहा हूँ तो ये 225 है। और यहाँ पे ये आ रही है 31। अकाउंटिंग के अंदर किस चीज़ की जरूरत है? इंक्रीमेंट की। क्या है? इंक्रीमेंट कब लगेगा ना, एक चीज़ की बड़ी जल्दी चल रही होती है कि इंक्रीमेंट कब लग रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है, इंक्रीमेंट लगा है। हर एंगल में 45 डिग्री का इंक्रीमेंट चल रहा है। 0 पे इंक्रीमेंट लगा 45, फिर 45 में 45 का इंक्रीमेंट लगा था 90, फिर 45 का इंक्रीमेंट लगा 135। तो इधर इत्तेफाक से वो एंगल्स हैं जो 45 के टेबल से डिवाइड हो जाएंगे। और 90% जो हम स्लोप काट रहे होते हैं ना, आपने वर्ड सुना होगा शैम्फर, कभी वर्ड सुना है? नहीं, इंजीनियरिंग के अंदर बड़ा यूज़ होता है एक वर्ड शैम्फर, या बेविल का वर्ड सुना होगा। शैम्फर का सुना होगा, बेविल कम सुनते हैं लोग ना। शैम्फर होते हैं 45 डिग्री। जैसे ये चीज़ मैं यहाँ से यूँ काट रहा हूँ ना, ये लकड़ी काट देता हूँ तो ये शैम्फर, मिसाल के तौर पे वो देखें वो कॉर्नर कटिंग हुआ हुआ है, कॉर्नर जो है ना वो शैम्फर काटा गया कि भाई ये चीज़ ना डैमेज ना हो। और हो सकता है आपका हाथ सॉफ्ट है तो हाथ डैमेज हो जाएगा, तो हम यहाँ पे स्लोप काट देते हैं। तो ये जो स्लोप कटिंग हो रही है ना, ये शैम्फर कहलाता है। अगर ये 45 डिग्री बना रहा है, अगर ये 45 डिग्री से कम है या ज़्यादा है तो फिर वो बेविल में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? बेविल की टर्मोलॉजी के अंदर आ जाएगा। यहाँ पे हम जितना भी काम कर रहे हैं ये सब क्या है? शैम्फर के हवाले से, स्लोप कटिंग के हवाले से। तो स्लोप कटिंग ज़्यादातर हमारे पास चल रही थी 45 डिग्री के ऊपर। तो यहाँ पे ये जो रेशो चल रहा है ना, ये 45 के हवाले से चल रहा है। मैंने कहा मुझे एक सब पार्ट बनाना है जो 45 के टेबल में क्या हो जाएगा, लाइन लगानी है। आप लाइन की कमांड में आए। फर्स्ट पॉइंट क्या है? डायरेक्शन। लाइन क्या चल रही है? एंगल में काम चल रहा है। मैंने कहा ऑर्थो मोड करूँगा तो लाइन स्ट्रेट हो जाएगी, जबकि मुझे लाइन क्या चाहिए? 45 डिग्री पे, स्लोप पे चाहिए। यहाँ पे पोलर के नाम से भी एक मोड दिया हुआ है, बीच में लिखा हुआ है पोलर। और इस पोलर मोड की शॉर्ट की होती है F10। पोलर मोड शॉर्ट की है F10, यूज्ड फॉर एंगुलर लाइंस। एंगल के अंदर किसी डायरेक्शन के ऊपर काम करना होता है तो हम पोलर मोड यूज़ करते हैं। अच्छा, यहाँ पे अब आप एक चीज़ देखो, पोलर F10 है, ऑर्थो F8 है। मैं पोलर ऑन करता हूँ, F10 दबाता हूँ, पोलर ऑन हो गया, ऑर्थो ऑटोमेटिक ऑफ हो गया। मैंने F8 दबाया, पोलर ऑफ हो गया। इनकी टसल है आपस में ना। पोलर के अंदर ऑर्थो काम नहीं कर सकता, ऑर्थो में पोलर काम नहीं कर सकता। ये वही मिसाल है, एक नियाम में दो तलवार नहीं रह सकती। ये पाकिस्तान तो है नहीं सबको खुश रखे, तू भी खुश रहे मैं भी खुश रहूँ ना। यहाँ पे क्या होता है देखो, पोलर के पास है एंगल, पोलर के पास चल रहा है एंगल, और एंगल आगे पास सर्किल में कितने चल रहे हैं? पूरे 360। जबकि ऑर्थो लिमिटेड काम कर रहा था। ऑर्थो के पास क्या थे? 4 डिग्री चल रही थी, 0, 90, 180, 270, ये 4 डिग्री पे काम कर रहा था। पोलर के पास वो चीज़ ऑटोमेटिक मौजूद है, 0 डिग्री भी मौजूद है, 90 डिग्री भी मौजूद है, 180 भी मौजूद है, 270 या 360 भी मौजूद है। तो उसको हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, पोलर को ऑर्थो की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी वो चीज़ मौजूद है। ये तो हम लोग है ना नेकियां माशाल्लाह इतनी कर रहे होते हैं कि नहीं ये चलो दूसरे का भला हो जाएगा, चल रहा होता है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, क्योंकि गोरों का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है। आप जैसे ही F10 दबाते हो और पोलर मेथड जो है वो ऑर्थो को यानी कि डायरेक्ट मेथड को किक मार देता है कि आपकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं है। यहीं पे आप लाइन की कमांड में अब क्या हो रहा है आपके पास, मैं आ रहा हूँ ना, एक ग्रीन डॉटेड लाइन आ रही है, ये कहलाती है रेफरेंस लाइन। पोलर मेथड के अंदर रेफरेंस लाइन आती है।
पोलर मेथड के अंदर रेफरेंस लाइन आ रही होती है और ये रेफरेंस किसी मखसूस डिग्री के ऊपर काम कर रहा होगा। मैं माउस ला रहा हूँ ना, रेफरेंस लाइन आ गई, किस डिग्री पे आई? 90 पे, यानी कि 0 के बाद वो किस पे आई है? 90 के ऊपर। और फिर मैं माउस आगे लेके आ रहा हूँ, फिर रेफरेंस आया 180 पे। मैंने कहा जब ये 90 के इंक्रीमेंट में काम करते हुए आ रहा है तो मेरे तो किसी काम का नहीं है। ये काम तो ऑर्थो भी कर रहा था, और ऑर्थो तो मेरा टाइम सेविंग के साथ कर रहा था, जल्दी कर रहा था, मुझे इतना ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ रहा था कि हर जगह लेके जाऊँ। वो डायरेक्ट में यूँ कर रहा था और डायरेक्ट स्ट्रेट हो रहा था, तो मेरा टाइम तो ऑर्थो सेव कर रहा था। हम पोलर जब यूज़ करते हैं जब आपको पता होता है कि एंगल मेरा ऐसा है जो 90 के अलावा है और एक टेबल से डिवाइड हो जाएगा। जैसे अभी हमने इधर चार्ट बनाया ना, इसमें 45 चल रहा है, इस तरह का रेफरेंस होता है तो एक रीज़न समझ आ रहा होता। अब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो मसला है ना, कुछ प्रोग्रामिंग कुछ दिया हुआ है कि वो 90 के पास जा रहा है, बीच में नहीं रुक रहा, वो इसकी सेटिंग है। पोलर के ऊपर आप राइट क्लिक करें, ऑप्शन आया हुआ सेटिंग, राइट क्लिक करें, ऑप्शन क्या आ गया? सेटिंग। सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन लिखा हुआ है इंक्रीमेंट एंगल। इंक्रीमेंट लग रहा है। इंक्रीमेंट कब लगता है? साल गुजरने पे, अच्छी रिस्पॉन्स देने पे ना। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आया हुआ है कि भाई कितने कितने एंगल के बाद इंक्रीमेंट लग रहा है। आपने ये इंक्रीमेंट एंगल दे दिया 45 का, इंक्रीमेंट एंगल क्या दे दिया? 45। अब हर 45 डिग्री के बाद इंक्रीमेंट लग रहा है। ये लाइन चल रही है 0 पे, आप आगे आए, रेफरेंस लाइन आ गई 45 पे, फिर आगे आया 90, फिर 135, तो ये आपका टाइम सेव कर रहा है, इंक्रीमेंट लग रहा है। अच्छा, मैंने कहा ड्राइंग ऐसी थी, हर जगह ऐसे टेबल्स थे जो 45 से डिवाइड हो रहे थे, लेकिन एक जगह 60 के एंगल पे भी लाइन लगी हुई है, एक जगह पे 60 के एंगल पे भी लाइन लगी हुई है। तो फिर हम 60 को तो इंक्रीमेंट में नहीं डाल सकते, 45 का रेशियो चल रहा है, 60 को हम क्या रख लेते हैं? एडिशनल के तौर पे, एजाजी। जैसे हमारे यहाँ मुफ्ती के कोर्स वाले को PhD की डिग्री मिल जाती है ना, वो एजाजी डिग्री है, वो वाली डिग्री है जो ओरिजिनल PhD वाले को मिल रही है, एजाज के तौर पे मिल रही है। पाकिस्तान के 50 साल होने पे 50 का सिक्का निकल गया था, वो एजाजी था, बेनजीर के कारनामों के ऊपर उनके नाम का एक सिक्का निकल गया था, तो वो एक एजाजी सिक्का चल रहा था, वो परमानेंट आपका चलने वाली चीज़ नहीं थी। तो यहाँ पे भी एक एडिशनल का ऊपर ऑप्शन है कि आपके पास वर्किंग चली, सिर्फ एक लाइन इजाफी आई हुई है, तो आप उसको एडिशनल में डाल देते हैं। ये आया हुआ पोलर, आप इस पर राइट क्लिक करो, सेटिंग, ये आया हुआ एडिशनल एंगल। एडिशनल आप अपनी मर्जी से 2-4 डिग्रीज डाल सकते हो कि 60 है, 75 है, 2-4 डाल दें। लेकिन अगर ड्राइंग के अंदर बहुत सारा एंगल चल रहे हैं तो इससे बेहतर है कि आप मोड यूज़ नहीं करें। फिर हम फॉर्मूला पढ़ाऊंगा अभी मैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, तो आप फॉर्मूले की मदद से ही वो काम कर सकते हैं। अगर 1-8 डिग्री का मसला है तो फॉर्मूले से बचे, डायरेक्ट आप पोलर मेथड को यूज़ कर लो। ये आ गया आपके पास 60 एडिशनल, ओके। अच्छा, ये जो मेथड है ना, ये भी काम वैसे ही करेगा जिस तरह डायरेक्ट मेथड काम कर रहा है, जिस तरह आपका डायरेक्ट मेथड काम कर रहा है, बिल्कुल सेम उसी तरह ही काम करेगा। लाइन की कमांड में आ गए, फर्स्ट पॉइंट आपने कहा मैं ये चल रहा हूँ 0 डिग्री, माउस से आप 2 चीज़ें दे रहे थे, माउस से डायरेक्शन दे रहे थे, कीबोर्ड से डिस्टेंस। मैंने कहा माउस से डायरेक्शन दे दे 60, माउस से डायरेक्शन दे दे 60, और कीबोर्ड की मदद से क्या दे दे? डिस्टेंस। कीबोर्ड की मदद से आपने डिस्टेंस दे दिया, मिसाल के तौर पे 30 या 20 दे दिया आपने डिस्टेंस। ऐसी है जो 45 के टेबल से डिवाइड हो रही है, नीचे एंगल लिखा है ना, 45 के एंगल से क्या हो रही है? डिवाइड हो रही है। तो आप यहीं पे आ जाओ, इसी ऑप्शन पे आ गया मैंने कहा एल इंटर फॉर लाइन, फर्स्ट पॉइंट, माउस से आपने डायरेक्शन दी है, कीबोर्ड से डिस्टेंस। अभी ये मेथड पूरा नहीं हुआ है, नेक्स्ट क्लास में दोबारा पढ़ना है मेथड, उसमें दूसरी तरीके से पढ़ना है, उसमें हम फार्मूला पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ मोड पे काम कर रहे हैं। पोलर मेथड 2 तरीके से काम करते हैं। ये जो लाइन का टॉपिक है ना, इसको हल्का नहीं समझना, लाइन सबसे अहम चीज़ है। स्टार्टिंग की लाइन से इसलिए होता है कि लाइन जो है ना, ABCD लिखोगे तब भी लाइन लगाना पड़ेगी, अलिफ बे पे ते लिखो तब भी लाइन लगाना पड़ेगी, 1 2 3 4 लिखो तब भी स्टार्टिंग लाइन से हो रही है ना। ये लाइन बहुत डिटेल में जाता है। आज के तो हमारे इंजीनियरिंग को लाइन का मतलब नहीं पता होता। लाइन का अगर बोल के डिफाइन करते हो, लाइन को डिफाइन नहीं कर सकते, लाइन के अंदर बहुत डिटेल है। 25
या कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, मैं बताऊँ हर चीज़ हो सकती है, बस थोड़ा सा आपको अपने माइंड पे जोर देना होता है। इंसान का माइंड अल्लाह ने दिया है ना, हम लोग यूज़ नहीं करते। सी फॉर क्लूज, आप हर चीज़ पिक कर सकते हो। ये सिर्फ हम लोगों के दिमाग में होता है कि यार ये चीज़ मुश्किल होगी, हम नहीं कर सकेंगे, सब चीज़ें हो जाती हैं। फोकस करना पड़ता है थोड़ा सा, बस समझ गए क्या है। तो आपके पास ये था पोलर का एक मेथड, पोलर बाय मोड, इसका नाम है पोलर बाय मोड। ये हमने लिखा ना पोलर मोड, ये है पोलर बाय मोड। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो होगी, अब परसों एक दिन छोड़ के क्लास है ना, परसों जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे पोलर बाय फार्मूला और कार्टिशियन। बादाम बादाम खा के आ जाना, थोड़ा सा खुश सब्जेक्ट है ये। एक दो क्लासें थोड़ी सी खुश है, क्योंकि असल में पता है सिविल वालों के लिए तो बुनियाद भी यही है। वजह ये इनको काम करना होता है ब्रिजेस के ऊपर, और ब्रिजेस में टोटली काम चल रहा होगा कोऑर्डिनेट्स के अंदर। लास्ट क्लास में जो हम काम करेंगे एक्स और वाई वैल्यू के ऊपर, इसके ऊपर काम कर रहा होगा, बिल्डिंग वगैरह के हवाले से भी, ब्रिजेस के हवाले से भी, डैम के हवाले से भी। तो शुरू की क्लास है एक क्लास, उसके बाद इंशाल्लाह इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। बस जो लास्ट क्लास होगी ना हमारी, नेक्स्ट क्लास जो होगी, उसमें थोड़ा सा आप अपना माइंड मेकअप करके आना कि थोड़ा बोरियत वाला, लेकिन कोशिश होगी इंशाल्लाह मैं उसको बोरियत से हटा के इंटरेस्ट बना दूँ चुटकुले से, लेकिन प्रैक्टिस करनी होगी ना जी। पोलर बाय मोड और पोलर बाय फार्मूला, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे पोलर बाय फार्मूला। अभी तक के टॉपिक के अंदर, आज के टॉपिक में कोई सवाल किसी भी किस्म का? क्लास मैंने छोटी रखी है, वैसे तो 7:15 7:30 तक का टाइम है, मैंने इसको 15-20 मिनट शॉर्ट रखा है आज क्लास को, इसी वजह से कि आप लोगों के पास जो है ना पहले इंस्टॉल हो जाए ना प्रैक्टिस के हवाले से, क्योंकि अगर प्रैक्टिस नहीं होगी ना वो फिर बेकार हो जाएगा। प्रैक्टिस मस्ट है। तो कोई भी किसी भी किस्म का सवाल अभी के टॉपिक के हवाले से, कोई भी लास्ट क्लास के हवाले से भी कुछ पूछना चाहे तो। लास्ट क्लास में हमने इंटरफेस पढ़ा था, इंटरफेस के अंदर मेरे ख्याल में ये क्या नाम है आपका, अब्दुर्रहमान, आपने नहीं पढ़ा था। ये जो ऊपर वाली बार है ना, ये कहलाती है टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे वाली बार कहलाती है मेन्यू बार, और मेन्यू बार में इंडिविजुअल अगर हम एक एक चीज़ का नाम लेते हैं तो वो कहलाता है टैब। इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये कहलाती है स्टैंडर्ड बार, लेयर्स बार, प्रॉपर्टीज़ बार। ये हम लोग काम करते रहेंगे, सब याद हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। ये आ गया आपके पास ड्रॉ बार, ये आ गई मॉडिफाई बार। ये जो ब्लैक स्क्रीन है ये कहलाती है वर्क स्पेस, काम करने की जगह है। ये जो मूवमेंट कर रहा है ये कहलाता है क्रॉस हेयर। आम सॉफ्टवेयर में कर्सर कहलाता है, लेकिन ऑटोकैड या इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर में कहलाता है क्रॉस हेयर। इसी तरह ये एक ऑप्शन आया हुआ है, इसका नाम अभी हमने पढ़ा यूसीएस आइकन, यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम आइकन। इसके अलावा ये जो बार है ये कहलाती है कमांड लाइन या कम्युनिकेशन बार, बातचीत कर रही होती है ये आपसे। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल 9, कंट्रोल 9 से ऑन होगी, कंट्रोल 9 से ये चीज़ ऑफ हो जाएगी। इसके नीचे अगर आप आएंगे तो ये मोड्स हैं, मुख्तलिफ मोड है, मुख्तलिफ पर्पस में हम लोग इसको यूज़ करेंगे। हाँ, अगर आपको इतना हजम हो गया है कि आपको पता है कि भाई मैं ये चीज़ करूँगा, इसके आगे रिप्लाई ही आएगा, तो आप कर सकते हैं काम। हम लोग बाज़ औक़ात कंट्रोल 0 करते हैं, क्लीन स्क्रीन, सब चीज़ों को ऑफ करके काम कर रहे होते हैं प्रोफेशनल तरीके के अंदर, सब चीज़ें हाइड करके, क्योंकि शॉर्ट की सब चीज़ें याद हुई भी होती हैं, आप उससे काम कर रहे होते हैं। हाँ, क्या पूछ रहे थे दानिश भाई? ये क्या है, मॉडल के ऊपर आप ड्राइंग्स बनाते हैं। जब भी कोई शेप, कोई भी ड्राइंग बनाएंगे, हम किस में बनाएंगे? मॉडल के ऊपर। और जब हम प्रिंटिंग का मामला आएगा, प्रिंट निकालना होगा, तब हम आएंगे लेआउट के ऊपर। हम यहाँ पे कंपनी का पूरा टाइटल ब्लॉक, कंपनी का लोगो, उसका शेड्यूलिंग वगैरह सब बनाएंगे, और फिर अपनी ड्राइंग को उसमें कॉल करके फिर प्रिंट निकालेंगे। पाकिस्तानी है 90% तो मॉडल पे भी प्रिंट निकाल देते हैं, लेकिन उसूलन तरीके से के हिसाब से मॉडल पे ड्राइंग बनेगी, लेआउट पे प्रिंट निकलेगा। और सबसे नीचे वाली बार है टास्क बार। हाँ, सबसे लास्ट वाला जो टॉपिक चल रहा है वो क्या है? टास्क बार। क्लियर है? कोई मसला है इसमें? तो यहाँ तक ये चीज़ चल रही थी या ये सबको देना रुहे? कैड कहलाता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइनिंग। में इधर लिख लेता हूँ, इसका पूरा नाम है ऑटोकैड। गूगल पे वैसे कैड लिखेंगे ना तो कैड के नाम से तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाएंगे। इसका प्रॉपर नाम क्या है? ऑटोकैड। ऑटो है ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग, ये इसकी एब्रिविएशन है, कंप्यूटर एडिड डिज़ाइनिंग और
ड्राफ्टिंग। यार हमारे यहाँ माशाल्लाह से अलमिया ये कि किसी एक चीज़ पे काम हो रहा होता है। आप अपने माइंड से कोई डिज़ाइन बना लेते हो तो आपके पास वसाइल नहीं होते उसको इम्प्लीमेंट करने के, उस पार्ट को बना के लेके आने के, या पार्ट हम लोग बाहर से मंगवा लेते हैं उसको देख के उसकी ड्राइंग बना रहे होते हैं। हमारे मुल्क में ज़्यादातर रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है। अपना डिज़ाइन हमारा नहीं है, चोरी किया हुआ डिज़ाइन है। बाहर की चीज़ें हम उनको देख के उसकी ड्राइंग बना के फिर अपनी कंट्री में उसकी प्रोडक्शन कर रहे हैं। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। कि बाहर से मिसाल के तौर पर एक जेट था, आपने बाहर से जेट मंगवा लिया। अभी जैसे रशिया का एक जेट था, उसकी ड्राइंग बना के उसकी ड्राइंग क्या हो, वो जेट का पार्ट आ गया आपके पास, नेवी वालों के पास आ गया। अब उन्होंने क्या किया, उस जेट को देख के उसकी ड्राइंग बनाई है, रिवर्स इंजीनियरिंग। अब उसकी मदद से उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उस पार्ट को बना के। तो ज़्यादातर हमारे पास रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है। ऐसा नहीं हो रहा कि इतने पढ़े लिखे हमारे इंजीनियर बैठे हुए कि वो खुद डिज़ाइन बना रहे हैं और इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हमारे पास लगी हुई है कि आप उसका कैम वर्क भी खुद ही कर रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा। तो हम लोग एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग। बाहर क्योंकि दोनों काम हो रहे हैं तो वो लोग CADD लिखते हैं, ऑटोकैड के अंदर वो क्या लिखते हैं, CADD, डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग। हमारे यहाँ चल रहे डिज़ाइनिंग या ड्राफ्टिंग। और कोई सवाल? क्लियर है?